अगर आप इस एग्जाम को 5 से 6 लाख की कंपटीशन से वो पीछे छोड़ के आगे निकलना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो आपका वाई यानी कि आपका रीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और आपको जो कंपटीशन होता है वो ऐसे स्टूडेंट के साथ होता है जो पहले या दूसरा अटेम्प्ट भी दे चुके हैं। 5 से 10 साल के PYQs, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी, मॉक लगाने होंगे, रिवीजन लगातार करना होगा। ये आसान नहीं होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपको बहुत फाइट करनी पड़ेगी, बट मैं जानता हूं आप कर लोगे। आपको ना रद्दी इकट्ठी नहीं करनी। PYQ आपको ये बताते हैं कि भाई आपके एग्जाम में कितना डेप्थ में जाकर के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड, असर्शन रीजन, ट्रू एंड फॉल्स और मैच द कॉलम। CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो, मैं दोनों की ही बात करूं, दोनों में ऑलमोस्ट एक जैसे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2025 में देखो टेक्निकल में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। 80 से भी ज्यादा मार्क्स आपको सिर्फ इन सब्जेक्ट से बन जाते हैं। अगर आप 1 घंटे में 45 नंबर लेकर के आ रहे हो, सिलेक्शन नहीं होगा, यकीन मानिए। जब तक आप 30 से 35 मिनट में 50 क्वेश्चन का टारगेट बनाओगे नहीं ना, तब तक आप एक कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाओगे कि मेरे से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और ये कैसे होगा? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आप सभी को पता होगा SSC ने जूनियर इंजीनियर के लिए अपना ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया था। उनके हिसाब से मार्च 2026 में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और आपको लगभग 1 महीना मिलेगा फॉर्म फिलिंग के लिए। इसके बाद में मई और जून के महीने में आपका CBT 1 करवा लिया जाएगा, ऐसा कहना है SSC डिपार्टमेंट का। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, कुछ चीजें आपके दिमाग में अभी चल रही होंगी, जैसे कि सर कितनी वैकेंसीज आएंगी। तो देखो, पिछले अगर 5 से 6 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो SSC ने कभी भी स्टूडेंट को निराश नहीं किया। 1500 से 2000 के आसपास वैकेंसी आती है। तो और ये रेगुलर वैकेंसी है, हर साल लगभग 1500 से 2000 के आसपास वैकेंसी। तो हम लोग पकड़ के चलते हैं 1500 प्लस वैकेंसीज टोटल सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों में आएंगी। कितने लोग फॉर्म भरते हैं भाई? तो आपको बताता हूं, 2024 में लगभग 4.83 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। 2025 के अंदर 4.65 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। ऑलमोस्ट हो सकता है इस बार भी वही रेंज रहती है, तो ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास आपके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं भैया कितने स्टूडेंट अपीयर होते हैं। तो हर साल लगभग 60 से 65 या 70% स्टूडेंट अपीयर होते हैं एग्जाम में बैठने के लिए। हालांकि 2025 का आंकड़ा काफी चौंकाने वाला था, उनके अकॉर्डिंग तो 30 से 35% लोगों ने सिर्फ एग्जाम दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं झोल है। खैर, हम लोग इस डेटा को पकड़ के चलते हैं। बात आती है एग्जाम कब होगा। देखो, ज्यादा से ज्यादा अगर डिले हुआ भी तो 1 महीने तक डिले हो पाता है, तो जून से जुलाई के महीने को आप पकड़ करके चलिए। अब खुद ही डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? डिपार्टमेंट बोल रहा है कि भाई हम एग्जाम कराएंगे मई से जून में, तो आप जून से जुलाई पकड़ के चलिए। ज्यादा जून में तो एग्जाम हो जाना चाहिए। अब बात ये आती है सर कि, और वैकेंसी का थोड़ा सा एक आइडिया और आप लोगों को दे देता हूं, और ये मैंने बता दिया कि नोटिफिकेशन आपका मार्च एंड तक आने की संभावना है। अच्छा, नोटिफिकेशन के अलावा मैं आपको वैकेंसीज की भी डिटेल दे रहा था कि भाई पिछले 3 सालों में वैकेंसीज कैसी रही। तो देखो, 2023 में टोटल मिला के 1374 थी, 24 में 1701 और 25 में 1731 थी। अभी भी लगभग मान के चलिए 1500 से लेकर के 2000 के बीच में लगभग वैकेंसीज आपकी रहेंगी। मुद्दा ये आता है भाई कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, इस पर्टिकुलर SSC JEE के एग्जाम में कंपटीशन भी बढ़ रहा है। और आपको क्यों मैं कह रहा हूं कि पहले ही अटेम्प्ट में आप क्लियर करने की कोशिश करिए, क्योंकि कुछ रीजंस हैं भाई। हर साल कट ऑफ बढ़ती जा रही है। मैं आपको भी दिखाऊंगा कट ऑफ का मंजर कि भाई पहले जो कट ऑफ होती थी, अगर मैं सिविल की बात करूं 100 के आसपास होती थी। सेम टू सेम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की भी हालत है। दूसरा रीजन है कि रेगुलर वैकेंसीज होने के कारण हर एक स्टूडेंट की नजर, जो बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली या जो फाइनल ईयर में बैठा हुआ है, चाहे डिग्री का है चाहे डिप्लोमा का, उसकी पूरी नजर SSC के एग्जाम के ऊपर रहती है। अगला पॉइंट है, रिपीटर्स की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। आपको पता है, कोई बच्चा 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, या मेंस में अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन उसके पास नॉलेज तो है, वो फिर से बैठेगा इस एग्जाम में। और आपको जो कॉम्पिटिशन होता है वो ऐसे स्टूडेंट के साथ होता है जो पहला या दूसरा अटेम्प्ट भी दे चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, तो आपको उनसे बढ़ के टक्कर वाली तैयारी करनी होगी। मेंस CBT 2 फॉर्म में जब से होने लगा है भाई, कंपटीशन बढ़ने लगा है, क्योंकि अब ना ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो भैया आपको मार्क्स मिलेंगे। पहले क्या होता था मेंस वाले पेपर में कि लगभग सबको काफी सारे पैरामीटर्स होते थे जिन पर मार्क्स कटने की संभावना होती थी, लेकिन अब कांटे की टक्कर होती है, मुकाबला एकदम जबरदस्त होता है। अगला सबसे मेन रीजन आजकल जो बनने लगा है, देखो भाई, गेट और ESE में लिमिटेड सीट्स हैं, लोग वहां से शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे SSC की तरफ। जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते गेट और ESE में, वो धीरे धीरे उनके पास एक सबसे मेन ऑप्शन जो बनता है वो SSC का बनता है, वो एग्जाम देते ही देते हैं। अच्छा, अब पॉइंट ये आता है कि जब सर इतना सारी चीजें कारण है हमारे सामने, तो अब आपका जो रीजन है दैट शुड बी वेरी स्ट्रांग। अगर आप
5 से 6 लाख लोगों के बीच में से निकल के इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, या हो सकता है किसी बच्चे का सेकंड अटेम्प्ट हो, इस वीडियो को देख रहा हो, तो अगर आप इस एग्जाम को 5 से 6 लाख के कंपटीशन से को पीछे छोड़ के आगे निकलना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो आपका वाई यानी कि आपका रीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। रीजन स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बिना रीजन के ना आप ज्यादा लंबे समय तक मेहनत नहीं कर पाओगे। आपकी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन इसी बात पे डिपेंड करेगी। अब मान लो कोई इंस्पायर हो गया, भैया हमने तो देख लिया, हमारे घर में भी जूनियर इंजीनियर है, या काफी फैसिनेटिंग लगता है ना कि यार जूनियर इंजीनियर होगा, इतनी सैलरी होगी, यार क्या बात है, जेई साहब बोलेंगे मुझे। इन सब से एग्जाम क्लियर नहीं होता। आप इससे थोड़े टाइम के लिए इंस्पायर हो सकते हैं, बट आपका एक सपना होगा, एक गोल होगा, क्योंकि देखो इसकी लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है, सैलरी बहुत बढ़िया है, आपको स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है जॉब के अंदर, काफी सारे बड़े रीजन है, उनको मेन रीजन बनाइए। द नेक्स्ट पॉइंट इज, देखो हर साल आप लोगों को जब तैयारी करते हो तो पूरा 1 साल डिवोट होना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। पूरा तपस्या, त्याग, जितना डेडिकेशन आप झोंक सकते हैं ना उस एग्जाम में झोंकिए, क्योंकि जब आप बन जाओगे ना तब आपको पता चलेगा असलियत की डेडिकेशन कितना जरूरी था इस एग्जाम के लिए। अगला पॉइंट है, कई बार बच्चों को लगता है कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लें तो हो जाएगा। नहीं, सिलेबस कंप्लीट करने के अलावा आपको आप उस पर्टिकुलर एग्जाम के कम से कम 5 से 10 साल के PYQs, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी, मॉक लगाने होंगे, रिवीजन लगातार करना होगा, काफी सारी चीजें होंगी जो आपको अपनी तैयारी के दौरान काफी ज्यादा सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, अपने मौज मस्ती वाले टाइम में से एक्स्ट्रा टाइम निकालना भी पड़ेगा, काफी कुछ करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको लग रहा है कि मुझसे तो होगा नहीं सर। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, डिग्री और डिप्लोमा आपने संभालना सीख लिया, तो आप जेई एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं। अभी हो सकता है फिलहाल आप नेगेटिव पॉइंट पर हो, नेगेटिव से आपको 0 लेवल पे जाना पड़ेगा, 0 से CBT 1 के लेवल पे जाना पड़ेगा, और CBT 1 से CBT 2 के लेवल पर। यह आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है, आपको बहुत फाइट करनी पड़ेगी, बट मैं जानता हूं आप कर लोगे। अब देखो सबसे मेन मुद्दा यह हमारे दिमाग में आ रहा है कि सर इन 5 महीनों में मैं तैयारी तो कर लूंगा, लेकिन तैयारी में शुरू कैसे करूं? अभी तक तो मेरे तो मन में यह है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी शुरू करूंगा। नहीं 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 बेटा, देखो सबसे पहले आपको जो चीज पता होनी चाहिए वो है एग्जाम पैटर्न और आपका सिलेबस। देखिए ये जो पूरा का पूरा एग्जाम है, ये 3 चरणों में, या फिर कह सकते हैं प्रॉपर के 3 स्टेप्स के अंदर होता है। सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, फिर उसके बाद में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस एग्जाम में कोई इंटरव्यू नहीं है, तो आपको ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पूरी जो आपकी मेरिट है ना, आपका जो रैंक बनेगी वो 500 नंबर में से बनेगी आपकी मेरिट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पहले ये 200 नंबर तक जब तक आप जबरदस्त फाइट नहीं करोगे, यहां तक पहुंचोगे कैसे? फिलहाल आपका पूरा फोकस किसके ऊपर रहना चाहिए? CBT 1 के ऊपर। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप CBT 1 की तैयारी बहुत अच्छे से करते हो तो ऑलमोस्ट 70% तैयारी CBT 2 की आप कर ही लेते हो इस जगह पर, तो ज्यादा चिंता आपको नहीं करनी है। अब मैं बात करता हूं कि भैया CBT 1 का जो एग्जाम है इसमें क्या आएगा, और आपको अगले इन 4 से 5 महीनों में क्या हैबिट बनानी है अपनी, ठीक है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा पेपर डिप्लोमा और डिग्री दोनों स्टूडेंट के लिए, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 100 नंबर का टैग, 50 की जीके, 50 का रीजनिंग होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है, और इसमें कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। ध्यान रखना, इस बार एडीक्यूटी ने दे तो दिया, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं है, जरूरी नहीं है कि कैलकुलेटर मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। अब मुद्दा यह आता है, और देखो जब इस एग्जाम को कर लोगे ना तो सबसे ज्यादा फायदा पता है CBT 2 में, SSC जेई के एग्जाम में क्या है, आपको CBT 2 एग्जाम में कोई नॉन टेक नहीं आता, सारा छुटकारा पीछे छोड़ दिए नॉन टेक को। आप सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या पढ़ते हैं? टेक पढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की हो जाती है, मतलब गलत होने पर 1 नंबर और कटेगा। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छा पैटर्न है, मुझे लगता है जूनियर इंजीनियर के डिपार्टमेंट में सबसे बढ़िया एग्जाम पैटर्न है SSC का। अच्छा, इसमें कैलकुलेटर भी अलाउड है, तो इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे, मैं आपको आगे बात भी करूंगा। चलिए अब हम एक काम करते हैं सर, ये समझते हैं कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर लगातार काम करना पड़ेगा, जिसके लिए आप इस वीडियो को ज्वाइन किए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सर सबसे पहले आप जानिए कि आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है। देखो ऑफिशियल सिलेबस इस चैनल पर ही मैंने एक 1 शॉट बनाया था, उसमें सिलेबस और पैटर्न की बात वहां भी करी थी, सिलेबस को डिटेल में डिस्कस भी किया था, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है,
आपको ना रद्दी इकट्ठी नहीं करनी, आपको बहुत सफिशिएंट और लिमिटेड सोर्स ऑफ स्टडी कलेक्ट करने हैं, यानी कि आपकी बुक्स हो सकती हैं। देखो, दो चार चीजें जरूर होनी चाहिए आपकी तैयारी के दौरान। एक तो आपके पास में पीवाईक्यू होने चाहिए, पीवाईक्यू की कोई बुक होनी चाहिए ऑलमोस्ट लास्ट 10 ईयर्स की, पिछले 10 साल की। अगर आपके पास मान लीजिए कोई कोर्स है पढ़ने के लिए जो आपको सही डायरेक्शन दिखाता है तो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। आप एसएससी जेईई फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं पीडब्ल्यू का, ठीक है। बाकी आप कहीं से भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके पास एटलीस्ट एक प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए। प्रैक्टिस बुक के अलावा आपके पास एक मॉक होना चाहिए। ये तैयारी के अलावा, मतलब आप जहां से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसके अलावा ये तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। पीवाईक्यू आपको ये बताते हैं कि भाई आपके एग्जाम में कितना डेप्थ में जाकर के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितना ज्यादा लिमिट है आपके पास में किसी भी एग्जाम में किसी भी एक सब्जेक्ट में स्ट्रेच होने की, कि आपको कैसे क्वेश्चन, बेसिक भी बनने तो कैसे बनने हैं, एडवांस बनने तो कैसे बनने हैं, न्यूमेरिकल बनने तो कैसे बनने हैं, कैसे पता चलेगा? ऑलमोस्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू से। प्रैक्टिस आपको ये बताएगी कि अगर इसके अलावा मुझे और कुछ भी आ गया तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं। स्टार्ट विद बेसिक, बेसिक से स्टार्ट कीजिए। अभी आपके पास 5 महीने हैं। टेक के अंदर मैं बात करूं ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी ब्रांच हो आपकी, ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट, 10 से 11, किसी में एक आध कम ज्यादा हो सकता है। रीजनिंग और जीके का सिलेबस तो सेम है। वर्बल नॉन वर्बल आपको पढ़ना है रीजनिंग के अंदर, और जीके के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, कल्चर, ये सब आपको पढ़ना है, साइंस वगैरह। तो ये सारा पार्ट आपको पढ़ना होगा और ये सबको करना है, सारे स्टूडेंट को। लेकिन पॉइंट वही है, 5 महीने में जो सही डिसिप्लिन में काम कर पाएगा वही फाइट कर पाएगा। अब इसके बाद बेसिक से आपने पढ़ा, पूरे को एक चैप्टर को कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़िए, उसके बेसिक से आपने पढ़ना शुरू किया, अच्छे तरीके से पढ़ा। पढ़ने के बाद में आप क्या करोगे? उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस करने से भी सबसे बेस्ट तरीका है, आप पहले पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। पीवाईक्यू से आपके क्या होगा? कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि यार मेरे जो नोट्स में या जो मुझे पढ़ाया जा रहा है इसमें सब कुछ कवर हो रहा है, जिससे कि पुराने साल के क्वेश्चन में आराम से सॉल्व कर पा रहा हूं। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए। अच्छा, इसके बाद आप शॉर्ट नोट बनाइए, लेकिन चैप्टर वाइज। अब चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट बनाने से फायदा यह होगा कि जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो उस टाइम पर जो भी आपने पीवाईक्यू में या आपने प्रैक्टिस सेट के टाइम पर कुछ नई चीज देखी होंगी, तो आप उनको भी अपने नोट्स में या आपके शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो। ये फायदा होता है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज नोट्स बनाने का या शॉर्ट नोट्स बनाने का। नेक्स्ट है आपके पास में प्रैक्टिस मॉक। अब देखो, लास्ट में ये चीज आपको हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट और हर एक ब्रांच वाले स्टूडेंट को करनी है। ये सब करने के बाद ही आप मॉक तक पहुंचते हो। ये पूरा रास्ता है। आप जिस बच्चे ने 5 महीने ये रास्ता अपनाया, आप यकीन मानिए आप आराम से क्लियर कर जाओगे, बहुत स्मूथ होगा आपके लिए सब कुछ करना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर कैसे टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको टाइप से बता देता हूं। देखो, ओवरऑल कुछ इस टाइप के, जैसे डायरेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड, असर्शन रीजन, ट्रू एंड फॉल्स और मैच द कॉलम। सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, तो मैं दोनों की ही बात करूं, दोनों में ऑलमोस्ट एक जैसे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम एक थोड़ा सा सैंपल देख लेते हैं। मैं लेटेस्ट सैंपल आपको 2024 और 2025 के कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूं। जैसे 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जीके का, जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा गया। आप देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। क्या आपको एक क्वेश्चन आता है? दूसरा आपके पास में ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया जिसको आप आराम से कर सकते हैं। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया। अच्छा, 2025 में देखो टेक्निकल में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। पहला मैंने डेटाबेस क्वेश्चन दिखाया, जैसे मैंने जिन जिन टाइप के क्वेश्चंस की बात करी वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको अब दिखाऊंगा, और ये एक ही पेपर के अंदर है 2025 में। देखो भाई, डेटाबेस क्वेश्चन आपको दिख रहा है। दूसरा आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है, 2025 में ही पूछा गया है। तीसरा आपके पास असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिख रहा है। नेक्स्ट है मैच द कॉलम का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इसके अलावा आपको ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन दिख रहा है। ट्रू एंड फॉल्स कौन स्टेटमेंट कौन सा है। इसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो भाई ये आपके क्वेश्चन का तरीका है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए, अब फॉर एग्जांपल आप सिविल इंजीनियरिंग से, आप लोगों ने सिलेबस तो देख लिया होगा, तैयारी आपने शुरू कर दी होगी। इसके अगर नहीं देखा है तो मैंने आपको एसएससी जेईई 2026 वन शॉट बना रखा है, उसको जाके आप देख सकते हैं। उसमें पूरा सिलेबस यहां बता रहा हूं कि तैयारी कैसे करनी है। अब किसी बच्चे को लगता है सर मैं तैयारी शुरू करूं तो मुझे कौन से सब्जेक्ट से शुरू करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सिविल की बात कर लेता हूं। सिविल में टोटल मिलाकर के 10 से 12 सब्जेक्ट होते हैं जो एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें से 7 या 8 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सबसे हाईली वेटेड सब्जेक्ट हैं, जो हर साल ऐसा लगेगा आपको कि सर वो तो एक आध साल आते होंगे। नहीं, देखो
मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, इस जगह पे आप देख लो, मैंने सारे सब्जेक्ट के नाम नहीं लिखे हैं, मैंने यहाँ पे CVT 1 में जितने भी सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, जैसे BMC CT, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, RCC, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, एस्टिमेशन एंड फ्लूइड, ये कुछ टोटल मिलाकर के 8 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप देखो 2018 से लेकर के मैं 2025 तक आ रहा हूं, इन सब्जेक्ट का एवरेज देख लो एक बार आप। जब इनका आप एवरेज देखोगे तो आपके माइंड में एक चीज आएगी, देखो मैं एवरेज लेके चलता हूं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 से भी ज्यादा मार्क्स आपको सिर्फ इन सब्जेक्ट से बन जाते हैं। ये एवरेज मार्क्स है, मैंने 2018 से लेकर के 25 तक का पेपर के जो लेटेस्ट पेपर हुआ है उसके भी मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। इनमें से भी अगर आप कहोगे कि सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है तैयारी शुरू करने का, मैं आपको बताता हूं, BMC सीरीज से शुरू करो, बड़ा आसान सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है। दूसरा सर्वेइंग से शुरू कर सकते हो आप, बहुत बढ़िया है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाला सब्जेक्ट दोनों आपके। इसके अलावा आप कौन से सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हो, सॉइल मैकेनिक्स से शुरू कर सकते हो। तो ये 3 ऐसे बढ़िया सब्जेक्ट हैं जहां से स्कोरिंग है। देखो अगर 3 सब्जेक्ट को तैयार किया होता तो ऑलमोस्ट 35 से भी ज्यादा नंबर आपके तैयार हो जाएंगे, और ऐसा मुश्किल से आप 1 से 1.5 महीने में कर सकते हैं ओनली इन सब्जेक्ट से। चलिए एक काम करते हैं, मैंने इस जगह पर 2025 में टोटल शिफ्ट हुई थी 7, जिसमें से 6 आपको दिखा रखी हैं। 7वीं शिफ्ट एक और री एग्जाम हुआ था कुछ बच्चों का, 40 के आसपास बच्चों का, वो 13 तारीख को हुआ था, उसके एनालिसिस में नहीं ले पाया, लेकिन आप बाकी के 6 शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस, कौन से सब्जेक्ट में कौन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, वो सब आपको दिखा रखा है। 2025 के लिए भी दिखा रखा है, आप चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रोक करके वीडियो को। इसके अलावा 2024 में क्या हुआ था वो भी मैंने बता रखा है। अब मुद्दा आता है सर कि हमें अब तैयारी तो समझ में आ गया, लेकिन सर जीके, जीएस, रीजनिंग को कैसे पढ़ें। सबसे मेन मुद्दा आता है रीजनिंग, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हर साल लड़के 45, 49, 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेकर के आते हैं। बहुत आसान है, मैं आपको बताऊं, एसएससी में अभी तक अगर तीनों ब्रांचों को मिला दें, रीजनिंग तो कॉमन है, तो रीजनिंग के कम से कम 100 से भी ज्यादा पीवाईक्यू सेट होंगे, 50-50 क्वेश्चन के, 100 से भी ज्यादा। मैं कहता हूं अगर आपने 100 से ज्यादा पीवाईक्यू सेट में से अगर 50 या 60 पीवाईक्यू सेट भी लगा दिए ना, तो भी आपके रीजनिंग में से 45 प्लस मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। आराम से 45 प्लस मार्क्स आपके आएंगे सब्जेक्ट के अंदर आराम से। तो आपको करना क्या है, आपको रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती, तो रीजनिंग को आप क्या करें, डेली प्रैक्टिस करें, 5 महीने आपके पास डेली प्रैक्टिस करें 1 घंटे सिर्फ। इसके अलावा कैलकुलेटर से प्रैक्टिस कम करो, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। रीजनिंग में ना ट्रिक्स बहुत काम आती हैं, तो ट्रिक्स का इस्तेमाल करें काफी डेली। अगर आपने 50 क्वेश्चन का, अगर आप मान लो आपको तो कुछ नहीं करना सर, मैं तो थोड़ा बहुत ठीक हूं बढ़िया पढ़ने में, तो आप डेली एक सेट लगा सकते हो 50 क्वेश्चन का, दैट्स इनफ। अपनी गलतियों को आपको एनालाइज करना है कि मैंने क्या गलती करी, मॉक देते टाइम भी क्या गलती करी, या 50 क्वेश्चन का सेट लगाते टाइम क्या गलती करी, उनको रिपीट नहीं करना। और एक टारगेट बना लो, मेरी बात मानोगे ना, मैं सच बता रहा हूं आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप 1 घंटे में 45 नंबर लेकर के आ रहे हो, सिलेक्शन नहीं होगा, यकीन मानिए। जब तक आप 30 से 35 मिनट में 50 क्वेश्चन का टारगेट बनाओगे नहीं ना, तब तक आप एक कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाओगे कि मेरे से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और ये कैसे होगा, लगातार डेली प्रैक्टिस करने से होगा। चलिए बात कर लेते हैं टेक के बारे में। टेक में करना क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, हाईली वेटेड सब्जेक्ट से आप शुरू करिए, और हाईली वेटेड सब्जेक्ट से शुरू करोगे, जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होगा एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, चैप्टर कंप्लीट करने पर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, पीवाईक्यू करो, क्योंकि आपको सब्जेक्ट की डेप्थ का पता चल जाएगा। और जो कुछ नया मिल जाए उसको भी नोट्स में ऐड कर दो। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप लोग स्टेट के एई और जी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक बार पूरा सब्जेक्ट हुआ, कंप्लीट रिवीजन दिए बिना उस सब्जेक्ट का पीछा मत छोड़ना, अदरवाइज वो सब्जेक्ट तुम्हें पूरी तरीके से क्या कर देगी, खोखला कर देगी। बाद में तुमको लगेगा यार पढ़ तो लिया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा कुछ भी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ या पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, जितने भी फॉर्मूला थे 1 या 2 पेज में रख लो, ये आपको एग्जाम टाइम में बहुत काम आएंगे। अगला पॉइंट है भैया जीके। देखो जीके में क्या होता है, आपके पास में ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमी, ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, और एक करंट अफेयर, इनके लिए ज्यादातर मैं डिस्कशन करता हूं। तो देखो आपको करना क्या है, डेली 1 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है जीके को, मतलब ज्योग्राफी, साइंस को और इकोनॉमिक्स को, ये बहुत स्कोरिंग है। अच्छा करंट अफेयर में मन नहीं लगता किसी बच्चे का, तो क्या करे, या तो चैनल पे डेली पढ़ाई जाती है, ज्वाइन कर लो। एक और तरीका है, हर महीने की करंट अफेयर की एक मैगजीन आती है मार्केट में, उस मैगजीन को 2 या 3 बार पढ़ लो, रिवाइज कर लो। तो ऐसा करके आप 6 महीने की 6 से 7 मैगजीन आएंगी, उनको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो। लगभग 1 साल या 6 महीने के आसपास का करंट अफेयर पूछा जाता है, तो वो आपका तैयार हो जाएगा। फिजिक्स में आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि लेंस के क्वेश्चन आ गए, फोकल लेंथ के, तो वो क्वेश्चन के लिए आप सारे फॉर्मुलाज को एक जगह रख लो। फिजिक्स में डेली अगर 1 घंटे आप जीके पढ़ते हो, यकीन मानिए अगर आपका डिपार्टमेंट CPWD है फेवरेट या MES है, वहां तक पहुंचना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ओके, तो ये
तीनों सब्जेक्ट में मैंने आपको बता दिया कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। कट ऑफ भैया देखते रहना, समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है। सिविल की कट ऑफ पिछले साल 2024 में 122 तक पहुंच गई थी, जो पहले देखो पहले 2023 में कितनी थी पता है आपको? 2023 में सिविल की कट ऑफ 108 थी, 122 पहुंच गई। इलेक्ट्रिकल में भी कट ऑफ देखो, पहले इतनी कट ऑफ नहीं आती थी, ये जितनी कट ऑफ अभी सिविल की थी ना 2024 के अंदर, ऐसी इलेक्ट्रिकल की हुआ करती थी। लेकिन 2024 में क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ देखो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकली 131। आपको बहुत फाइट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। और जब तक आप लोगों को कॉन्फिडेंस ना आए तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा हथियार है इस एग्जाम को क्लियर करने का। आप फर्दर गाइडेंस के लिए मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे ऑलमोस्ट 65,000 प्लस स्टूडेंट कनेक्टेड है। और भाई अपना लक्ष्य याद रखें, जीवन में क्या है, बहुत मेहनत करें। बेस्ट विशेष आप लोगों के लिए, हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ हमेशा साथ है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।